ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएसएस के सेक्शंस 30 और 31, यानी पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस और पब्लिक ड्यूटी टू असिस्ट। ये दोनों सेक्शंस एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। पहले सेक्शन 30 से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो। हर पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर इंचार्ज होता है, जिसे हम एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। उसके पास अरेस्ट करने की पावर है, इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, लेकिन ये सब पावर्स उसकी पुलिस स्टेशन की लिमिट्स के अंदर ही काम करती हैं। अब क्वेश्चन ये है, हाँ, और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। क्या एसएचओ का सीनियर ऑफिसर जैसे डीएसपी या एसपी, क्या वो भी एसएचओ की तरह पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कहाँ तक? इसका जवाब है बीएनएसएस सेक्शन 30। इस सेक्शन का सीआरपीसी इक्विवेलेंट क्या है? सीआरपीसी सेक्शन 36। अब सेक्शन 30 क्या कहता है? बहुत सिंपल शब्दों में, जो पुलिस ऑफिसर्स एसएचओ से सुपीरियर इन रैंक है, वो एसएचओ के सारे पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, एसएचओ के पावर्स उसके पुलिस स्टेशन की लिमिट्स तक थे, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर के पावर्स उस पूरे लोकल एरिया तक एक्सटेंड हो जाते हैं जिस एरिया में वो अपॉइंटेड है। एकदम सही। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फ्रेंचाइज मॉडल की कल्पना करो। एसएचओ इज इक्वल टू एक आउटलेट का मैनेजर। वो सिर्फ अपनी दुकान के अंदर कुछ कर सकता है। एसपी, डीआईजी, आईजी ये रीजनल हेड हैं। वो पूरे रीजन में वही सब कर सकते हैं जो एसएचओ एक स्टेशन पर करता है। तो अगर एक एसपी है जो पूरे जिले में अपॉइंटेड है, तो वो जिले के किसी भी कोने में जाकर बिना किसी स्पेशल ऑर्डर या डेलीगेशन के डायरेक्टली एसएचओ वाली पावर्स यूज कर सकता है, जैसे अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, बेल देना नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं। सेक्शन 30 न्यू पावर्स नहीं बनाता, ये सेक्शन सिर्फ टेरिटोरियल एक्सटेंशन करता है पावर्स की। मतलब जो एसएचओ के पास पावर्स हैं, वही पावर्स सुपीरियर ऑफिसर को भी मिलती हैं, बस उनका एरिया बड़ा होता है। अब एग्जाम के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन, क्या सुपीरियर ऑफिसर को हर बार कोई स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ता है किसी एरिया में पावर्स यूज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर्स ऑटोमेटिकली रैंक से मिलती हैं, कोई स्पेशल डेलीगेशन नहीं चाहिए। यही सेक्शन 30 का कोर पॉइंट है। अब सेक्शन 30 के सारे एग्जाम रेडी पॉइंट्स एक एक करके देख लो। 1. बीएनएसएस सेक्शन 30 का सीआरपीसी इक्विवेलेंट सीआरपीसी सेक्शन 36। 2. सुपीरियर ऑफिसर्स को सेम पावर्स मिलती हैं जो एसएचओ को होती हैं। 3. की फ्रेज याद करो, थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड। यही फ्रेज एमसीक्यू में आती है। 4. एसएचओ की पावर्स इज इक्वल टू उसके पुलिस स्टेशन की लिमिट्स तक। 5. सुपीरियर ऑफिसर की पावर्स इज इक्वल टू पूरे अपॉइंटेड लोकल जुरिस्डिक्शन में। 6. कोई स्पेशल ऑर्डर या डेलीगेशन की जरूरत नहीं, पावर रैंक से ऑटोमेटिक आती है। 7. सेक्शन 30 पावर्स क्रिएट नहीं करता, सिर्फ टेरिटोरियली एक्सटेंड करता है। 8. लोकल एरिया टू विच अपॉइंटेड मतलब गवर्नमेंट के पोस्टिंग ऑर्डर से डिफाइंड हुआ एरिया। शाबाश। अब एक हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम क्वेश्चन। अंडर बीएनएसएस कैन अ सुपीरियर ऑफिसर एक्सरसाइज पावर्स आउटसाइड हिज पुलिस स्टेशन एरिया? इसका आंसर क्या होगा? जवाब होगा यस, थ्रू आउट द लोकल एरिया ऑफ अपॉइंटमेंट, सेक्शन 30 के अंडर। ये बात फर्मली याद रखो। अब हम चलते हैं बीएनएसएस सेक्शन 31 की तरफ, जो है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। इसका सीआरपीसी इक्विवेलेंट है सीआरपीसी सेक्शन 37। सेक्शन 31 एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये सेक्शन आम जनता की बात करता है, यानी तुम, मैं, कोई भी नागरिक। अब सिनारियो सोचो, एक मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को पकड़ रहा है और वो क्रिमिनल भागने वाला है। क्या वो ऑफिसर तुम्हें बुलाकर हेल्प मांग सकता है? और क्या तुम्हें हेल्प देनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। लीगली बाउंड हो तुम। सेक्शन 31 कहता है एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट। ये वॉलंटरी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। मतलब कानून तुम पर ये ऑब्लिगेशन डालता है। अब यहाँ 3 स्पेसिफिक सिचुएशंस है जिनमें ये ड्यूटी ट्रिगर होती है। पहली सिचुएशन है टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। जब कोई ऑफिसर किसी को लॉफुली अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो पर्सन भाग रहा है, तो अगर ऑफिसर ने तुमसे हेल्प मांगी तो तुम लीगली बाउंड हो उस पर्सन को रोकने में मदद करने के लिए। एग्जाम्पल, एक एसपी मर्डर के अक्यूज्ड को चेज कर रहा है। वो तुमसे कहता है गेट बंद करो, तुम्हें करना होगा। दूसरी सिचुएशन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस। मतलब जब कोई रायट हो रहा हो, मॉब गैदर हो रही हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खतरे में हो, मैजिस्ट्रेट वहां मौजूद है और उसने तुमसे क्राउड डिस्पर्स करने में हेल्प मांगी, तुम बाउंड हो।
ब्रीच ऑफ पीस में स्पेसिफिकली क्या आता है? अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, यानी बीएनएस के अंडर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ऑफेंसेस। तीसरी सिचुएशन, प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, पब्लिक रोड, पब्लिक यूटिलिटी, इसे डैमेज होने से रोकना। अगर ऑफिसर ने हेल्प मांगी तो देनी होगी। एग्जाम्पल, कोई पर्सन गवर्नमेंट रिकॉर्ड रूम में आग लगाने वाला है। पुलिस ऑफिसर ने बाकी लोगों से कहा, रोको इसे, तुम बाउंड हो। यहाँ ध्यान दो, पब्लिक प्रॉपर्टी वाला पॉइंट एग्जाम में स्पेसिफिकली आता है, इसे याद रखो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफायर है सेक्शन 30 में, जो एमसीक्यू में ट्रैप की तरह आता है। वो है रीजनेबली डिमांडिंग। मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर को हेल्प मांगनी होती है रीजनेबली, मतलब वो तुमसे कुछ इम्पॉसिबल, अनलॉफुल या बेहद डेंजरस नहीं मांग सकते। डिमांड रीजनेबल होनी चाहिए, लेकिन अगर डिमांड रीजनेबल है तो रिफ्यूजल इलीगल है। बिल्कुल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऑफिसर को उस पर्सन को अरेस्ट करने का लीगल अथॉरिटी होना चाहिए। अगर अरेस्ट ही अनलॉफुल है तो जनता पर हेल्प देने की कोई ड्यूटी नहीं। अब ये एमसीक्यू ट्रैप समझो। क्या पब्लिक की ड्यूटी बीएनएसएस सेक्शन 31 के अंडर वॉलंटरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 31 का एग्जैक्ट लैंग्वेज है इज बाउंड टू असिस्ट, मैंडेटरी ड्यूटी है, वॉलंटरी नहीं। और एक और क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आता है, सेक्शन 31 किन लोगों पर अप्लाई होता है? एवरी पर्सन, कोई एग्जेम्पशन नहीं। प्रोफेशन, एज, जेंडर कुछ नहीं देखा जाता। अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ने रीजनेबली डिमांड की और सिचुएशन इन तीन में से एक है तो हर नागरिक बाउंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीएनएसएस सेक्शन 32 और बीएनएसएस सेक्शन 33, ये दोनों सेक्शंस बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है और इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनो। पहले सेक्शन 32, जिसका नाम है एज टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। इसका सीआरपीसी इक्विवेलेंट क्या है? सीआरपीसी सेक्शन 38 याद रखो। अब सेक्शन 32 को समझने से पहले एक बेसिक बात क्लियर करो। हम नॉर्मली सोचते हैं कि वारंट एग्जीक्यूट करना, मतलब किसी को अरेस्ट करना, ये सिर्फ पुलिस का काम है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। कोर्ट कभी कभी वारंट किसी नॉन पुलिस पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकती है, जैसे एक रेवेन्यू ऑफिसर, एक प्राइवेट बेलिफ या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पुलिस नहीं है। अब सिचुएशन ये है, वो नॉन पुलिस पर्सन वारंट लेकर फील्ड में गया है, अक्यूज्ड सामने है, लेकिन अक्यूज्ड भाग रहा है या रेजिस्ट कर रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति, एक आम नागरिक, क्या उस वारंट होल्डर की हेल्प कर सकता है? सेक्शन 32 कहता है हाँ, कर सकता है, लेकिन 2 स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी होनी चाहिए और एग्जाम में यही 2 कंडीशंस सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। कंडीशन 1, वारंट होल्डर मस्ट बी नियर एट हैंड, मतलब जिस पर्सन को वारंट दिया गया है वो फिजिकली उस जगह के पास मौजूद होना चाहिए, वो कहीं दूर नहीं हो सकता। कंडीशन 2, दैट पर्सन मस्ट बी एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, मतलब वो वारंट होल्डर उस वक्त एक्टिवली वारंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा होना चाहिए। अगर वो बस वहां खड़ा है, वारंट जेब में है, कुछ कर नहीं रहा, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती। दोनों कंडीशंस एक साथ साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए, एक अकेली काफ़ी नहीं है। ये एमसीक्यू में बहुत बड़ा ट्रैप है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोर्ट ने एक रेवेन्यू ऑफिसर को वारंट दिया किसी लैंड एनक्रोचर को पकड़ने के लिए। रेवेन्यू ऑफिसर उस जगह पहुंचता है, अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करता है, वारंट अनाउंस करता है। अक्यूज्ड भागने लगता है। एक बाहरी व्यक्ति जो वहां खड़ा था, रेवेन्यू ऑफिसर को पास देखकर, उसे एक्टिवली काम करते देखकर अक्यूज्ड को पकड़ लेता है। क्या ये लॉफुल है? बिल्कुल लॉफुल है। सेक्शन 32 के अंडर दोनों कंडीशंस पूरी हुई। 1, रेवेन्यू ऑफिसर नियर एट हैंड था, चेक। 2, वो एक्टिवली एग्जीक्यूशन में था, चेक। अब फैक्ट्स बदलो। रेवेन्यू ऑफिसर 2 किलोमीटर दूर है, एक बाहरी व्यक्ति अकेले जाकर अक्यूज्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। अनलॉफुल, सेक्शन 32 के अंडर वैलिड नहीं। कंडीशन 1 फेल, वारंट होल्डर नियर एट हैंड नहीं था। ये लॉ ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि किसी रैंडम आदमी को किसी को भी अरेस्ट करने देना बेहद डेंजरस हो सकता है, इसलिए लॉ ने सेफगार्ड रखा। एडर तभी हेल्प कर सकता है जब लेजिटिमेट अथॉरिटी मौजूद भी हो और काम भी कर रही हो। एडर सिर्फ असिस्ट कर रहा है, रिप्लेस नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सेक्शन 31 वर्सेस सेक्शन 32, दोनों में क्या फ़र्क है? सेक्शन 31 इक्वल टू एड टू मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, और ये ड्यूटी मैंडेटरी है, इज बाउंड टू असिस्ट। सेक्शन 32 इक्वल टू एड टू नॉन पुलिस पर्सन जो वारंट होल्ड कर रहा है, और ये ड्यूटी परमिसिव है, लॉ कहता है मे एड,
मतलब कर सकते हो, करना ज़रूरी नहीं। ये मैंडेटरी वर्सेस परमिसिव का डिफरेंस एग्जाम में गारंटीड पूछा जाता है। और एक और पॉइंट, सेक्शन 32 पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्टेड वारंट्स पर अप्लाई नहीं होता। ये एक्सप्रेसली सिर्फ नॉन पुलिस पर्सन्स तक लिमिटेड है। अब हम जाते हैं सबसे डिटेल्ड सेक्शन की तरफ। BNSS सेक्शन 33, पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। इसका CRPC इक्विवेलेंट है CRPC सेक्शन 39। अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात, इसमें कुछ नए ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं जो ओल्ड CRPC में नहीं थे। दूसरी बात, इसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है। तीसरी बात, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है जो क्रिमिनल लॉ में रेयर है। एक सिंपल सिनारियो सोचो, तुम एक आफ्टरनून घर पर बैठे हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा पड़ोसी किसी की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। क्या तुम्हें रिपोर्ट करना लीगली ज़रूरी है? हाँ, सेक्शन 33 के अंडर एब्सोल्युटली ज़रूरी है। सेक्शन 33 कहता है, एवरी पर्सन जो किसी लिस्टेड ऑफेंस की कमीशन के बारे में जानता है या किसी की उस ऑफेंस को कमिट करने की इंटेंशन के बारे में जानता है, उसे फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली बिना किसी डीले के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। यहाँ 3 वर्ड्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एवरी पर्सन, कोई भी नागरिक, कोई भी प्रोफेशनल कैटेगरी नहीं देखी जाएगी। दूसरा, फोर्थविथ, इमीडिएटली, जिस मोमेंट तुम्हें पता चला उसी मोमेंट रिपोर्ट करना है, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। तीसरा, इंटेंशन, सिर्फ हो चुका क्राइम नहीं बल्कि होने वाला क्राइम भी रिपोर्ट करना जरूरी है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया और वो कहता है कि मेरे पास रीजनेबल एक्सक्यूज था, तो क्या होगा? ये क्रिमिनल लॉ का एक रेयर एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है, लेकिन सेक्शन 33 में अगर तुम क्लेम करते हो कि तुम्हारे पास रिपोर्ट न करने का रीजनेबल एक्सक्यूज था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर है। तुम्हें प्रूव करना होगा कि एक्सक्यूज जेन्युइन था। डिफ़ॉल्ट पोजीशन, रिपोर्ट करना जरूरी था। एक्सक्यूज क्लेम करना, तुम प्रूव करो। ये बर्डन शिफ्ट एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा जाता है। अब सेक्शन 33 का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, 12 कैटेगरीज ऑफ BNS ऑफेंसेस जिन पर ये ड्यूटी अप्लाई होती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सब लिस्टेड है और ड्यूटी सिर्फ इन्हीं पर अप्लाई होती है, हर ऑफेंस पर नहीं। 1. BNS 103 से 105, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। 2. BNS 111 से 113, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट। ये नया है, CRPC में नहीं था। 3. BNS 140 से 144, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन्स। 4. BNS 140 से 144 and 158, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, वेजिंग वॉर, एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी। 5. BNS 178 से 182, काउंटरफीटिंग कॉइन, करेंसी नोट्स, स्टैम्प्स। 6. BNS 189 and 191, अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग। 7. BNS 274 से 280, adulteration of food or drugs, fouling water, making atmosphere noxious. 8. BNS 307, theft with preparation to cause death or restraint. 9. BNS 309 से 312, robbery and dacoity, including with murder. 10. BNS 316, subsection 5, receiving stolen property, specifically subsection 5 only. 11. BNS 326 से 328, mischief to railway, aircraft, vessel. 12. BNS 331 and 332, house trespass and house breaking. अब इन 12 में से सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन जो एग्जाम में गारंटी आएगा वो है BNS सेक्शंस 111, 112 एंड 113। क्यों? क्योंकि ये CRPC सेक्शन 39 में था ही नहीं। BNS ने पहली बार जनरल क्रिमिनल लॉ में इन्हें कोडिफाई किया। BNS सेक्शन 111, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिंडिकेट बेस्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक या डेथ। BNS सेक्शन 112, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग्स द्वारा स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग, कार्ड स्किमिंग जैसे क्राइम्स। BNS सेक्शन 113, टेररिस्ट एक्ट, टेररिज्म की डेफिनेशन अब BNS में है, पहले यह सिर्फ ऊपा में था। और एक और बेहद इंपॉर्टेंट एडिशन, सेक्शन 33 का सबसेक्शन 2, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन देता है। ये कहता है ऑफेंस में वो एक्ट्स भी शामिल हैं जो इंडिया के बाहर किसी जगह कमिट किए गए हों, लेकिन अगर इंडिया में कमिट होते तो ऑफेंस होते। मतलब अगर तुम्हें पता चलता है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्ट की प्लानिंग कर रहा है,
तो भी तुम्हारी ड्यूटी है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को इमीडिएटली रिपोर्ट करो। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच ओल्ड सीआरपीसी में इस फॉर्म में नहीं था। ये एक मॉडर्न लेजिस्लेटिव फीचर है जो बीएनएस ने ऐड किया। और किसको रिपोर्ट करना है? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, जो भी नज़दीक हो। कोई स्पेसिफिक रैंक की रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम पहुंचते हैं इस पूरे सीरीज के आखिरी और सबसे डिटेल्ड सेक्शन पर, बीएनएसएस सेक्शन 34। इसका नाम है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, सीआरपीसी इक्विवेलेंट, सीआरपीसी सेक्शन 40। लेकिन पहले एक बात सोचो, इंडिया में आज भी लाखों गांव हैं जहां पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। तो अगर वहां कोई क्राइम हो, कोई लाश मिले, कोई गायब हो जाए, कोई क्रिमिनल छुप जाए, तो उसकी रिपोर्ट कौन करेगा? कौन अथॉरिटीज को बताएगा? यही गैप सेक्शन 34 भरता है। ये सेक्शन एक तरह का विलेज लेवल इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो लॉ में बिल्ट इन है। इसमें विलेज के स्पेसिफिक लोगों पर मैंडेटरी ड्यूटी डाली गई है कि वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज को दें। अब पहले समझते हैं सेक्शन 34 के अंडर कौन कौन कवर्ड है। दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 विलेज ऑफिसर्स, विलेज की पंचायत के मेंबर्स, हेडमैन यानी मुखिया या प्रधान, और हर वो ऑफिसर या पर्सन जो विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपॉइंटेड है। ग्रुप 2 एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन द विलेज, मतलब सिर्फ ऑफिशियल्स नहीं, गांव में रहने वाला हर आम नागरिक भी कवर्ड है। ये सेक्शन 34 को बहुत ब्रॉड बनाता है। और सेक्शन 34(2) में ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज की डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड यूज करती है, मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। इसका मतलब पंचायत मेंबर और हेडमैन तो हैं ही, इसके अलावा भी कोई विलेज लेवल फंक्शनरी इसमें आ सकता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या सेक्शन 34 की डेफिनेशन ऑफ विलेज ऑफिसर एग्जॉस्टिव है? जवाब नहीं, इंक्लूसिव है। अब रिपोर्ट किसको करनी है? यहाँ एक फ्रेज है जो सेक्शन 33 से अलग है और एग्जाम में ट्रैप बनता है। सेक्शन 33 कहता था नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 34 कहता है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विच एवर इज नियरर। दोनों में सटल डिफरेंस है। सेक्शन 34 स्पेसिफिकली विच एवर इज नियरर कहता है। ये फ्रेज एमसीक्यू में डायरेक्टली आता है। अब सेक्शन 34 का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा 6 कैटेगरीज जो रिपोर्ट करनी होती है। इन्हें ध्यान से सुनो क्योंकि इनमें से हर एक एग्जाम में आ सकता है। कैटेगरी ए, नोटोरियस रिसीवर्स और वेंडर्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने या बेचने के लिए नोटोरियस है, परमानेंटली या टेम्पररीली गांव के पास रह रहा है, तो रिपोर्ट करनी होगी। एग्जाम्पल, गांव के पास एक जाना माना फेंस जो चोरी का माल खरीदता बेचता है आकर रहने लगा, विलेज हेडमैन को तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। कैटेगरी बी, रॉबर्स, एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रॉबर है, जेल से भागा हुआ है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो गांव से गुजरे या वहां ठहरे, रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ नोन और रीजनेबली सस्पेक्टेड फ्रेज यूज हुआ है, मतलब कंफर्म होना जरूरी नहीं, रीजनेबल सस्पिशन काफी है। कैटेगरी सी, कमीशन या इंटेंशन टू कमिट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। गांव में या उसके पास कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ हो या होने वाला हो, रिपोर्ट करो। और स्पेसिफिकली बीएनएस 109 और 191 यानी अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग को भी एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है। ये क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये बेलेबल भी हो सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में, लेकिन विलेज लेवल पर इनकी रिपोर्ट मैंडेटरी है। डाउट, क्या टेक्निकली बेलेबल ऑफेंसेस माथा पंचायत में रिपोर्ट करने जरूरी है? यस, सेक्शन 33 सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करता है, लेकिन सेक्शन 34 में जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात आती है, तब इसमें बीएनएस 189 और 191 को एक्सप्रेसली ऐड किया गया है, क्योंकि विलेज लेवल पर इनकी रिपोर्ट मैंडेटरी है, चाहे ये टेक्निकली किसी केसेस में बेलेबल हों। कैटेगरी डी, सडन, अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ्स और मिसिंग पर्सन्स। ये कैटेगरी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें 4 सिचुएशंस हैं। 1. गांव या पास में कोई सडन या अननेचुरल डेथ हो। 2. सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो। 3. कोई कॉप्स या कॉप्स का कोई हिस्सा मिले जिससे अननेचुरल डेथ का सस्पिशन हो। 4. कोई पर्सन गांव से डिसअपियर हो, ऐसी सर्कमस्टांसेस में जो सजेस्ट करें कि उसके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। और ये याद रखो, मिसिंग पर्सन्स ये सेक्शन 33 में नहीं था, सिर्फ सेक्शन 34 में है। ये एग्जाम का क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है।
एकदम सही। और रियल लाइफ में खेत में लाश मिलना, औरत का संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस में गायब होना, ये सब सेक्शन 34(1)(d) के अंडर आते हैं। विलेज का हेडमैन या कोई भी रेजिडेंट उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करनी होगी। कैटेगरी ई, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्ट्स। अगर गांव के पास इंडिया के बाहर कोई ऐसा एक्ट कमिट हुआ हो या होने वाला हो जो इंडिया में कमिट होता तो स्पेसिफिक बीएनएस सेक्शंस के अंडर पनिशेबल होता। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सेक्शन 33(2) में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्कोप ब्रॉड था, सारे 12 कैटेगरीज ऑफेंसेस कवर्ड थे। सेक्शन 34(1)(e) में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्कोप नैरो है, सिर्फ स्पेसिफिक बीएनएस सेक्शंस लिस्टेड हैं। 103, 105 मर्डर कल्पेबल होमिसाइड, 111, 112, 113 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, 178, 181 काउंटरफीटिंग, 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन, 307 थेफ्ट विद प्रिपरेशन, 309 to 312 रॉबरी डेकॉइटी, 326 FG स्पेसिफिक मिसचीफ, 331 to 332 हाउस ट्रेसपास ब्रेकिंग। ये S33 वर्सेस S34 का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिस्टिंक्शन एग्जाम में गारंटी आता है। अब सेक्शन 34 के 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लो जो सब सेक्शन 2 में दी गई हैं। पहली डेफिनेशन विलेज। विलेज में सिर्फ बसा हुआ सेटलमेंट नहीं, विलेज लैंड्स भी शामिल है। मतलब गांव से बाहर खेत में भी अगर कोई लाश मिली और वो लैंड उस विलेज की है तो सेक्शन 34 की ड्यूटी ट्रिगर होगी। दूसरी, प्रोक्लेम डिफेंडर। नॉर्मल मतलब तो है जिसे कोर्ट ने प्रोक्लेम किया, लेकिन सेक्शन 34 इसे एक्सपैंड करता है। उन टेरिटरीज के कोर्ट्स की प्रोक्लेमेशंस भी काउंट होती हैं जो बीएनएसएस एक्सटेंड नहीं करता, जैसे कुछ स्पेशल यूनियन टेरिटरीज या ट्राइबल एरियाज। लेकिन कंडीशन ये है वो एक्ट बीएनएस के अंडर 10 ईयर्स उससे ज्यादा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ से पनिशेबल हो। तीसरी, ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज। पंचायत मेंबर प्लस हेडमैन प्लस कोई भी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शनरी। और जैसा पहले बताया, डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं।